हेलो एवरीवन। वेलकम आपका बीपीएससी मेंस के लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला फेडरलिज्म, ठीक है, उसके साथ साथ यूनिटरी भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्वासी फेडरल क्या होता है, तीनों डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप 70th बीपीएससी देने वाले हो, चाहे आप 71st देने वाले हो, ठीक है। और री एग्जाम होता है तो और भी अच्छा है, अभी मेंस पढ़ लो, ठीक है। री एग्जाम होगा तो आप प्री के लिए कर लोगे, फिर मेंस आपका रेडी रहेगा, क्योंकि अगर री एग्जाम होता है तो प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा दिन का गैप नहीं होगा, ठीक है। और मेरा भी मानना है कि प्री एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर 71st के लिए भी प्रिपेयर करो तो अभी प्री में बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन आप मेंस का देखो, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम लोग बात करें ना तो फेडरल फीचर्स होता है और यूनिटरी फीचर्स होता है, दोनों डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। दोनों के बीच का जो होता है ना वो होता है क्वासी फेडरल। तो इंडिया जो है ना क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि वो ना तो पूरा यूनिटरी है ना वो पूरा फेडरल है। फेडरल और यूनिटरी के बीच में डिफरेंस समझना चाहते हो तो यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि सोल ऑथोरिटी, पूरा का पूरा पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, पूरा का पूरा पावर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी, प्योर यूनिटरी, ठीक है। अगर प्योर फेडरलिज्म का बात करें, हम प्योर फेडरलिज्म का बात करें तो सीधा बात समझ जाओ कि पावर जो है ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इंडिया में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द चीज देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। जैसे स्पीकर, जैसे आपका गवर्नर कहाँ बैठता है, स्टेट में, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है ना, प्रेसिडेंट के थ्रू। एडवाइस कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझ लो ये सब चीजें जो है, ये सब ये भी दिखा रहा है कि फेडरल के साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है। दैट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, मतलब ऐसा फेडरल जिसमें यूनिटरी भी हो और क्या हो, फेडरल भी हो। जैसे जीएसटी है, जीएसटी में टैक्स वगैरह कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है, तो कुछ ओवरलैप है। दैट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर आप देखोगे, क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना वो ओरिएंटेड टुवर्ड्स द, किधर ओरिएंटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा आपको इसमें क्या एक्सप्लेन करना है कि हाउ यूनिटरी पावर इज देयर, ठीक है। आपको बेसिकली इसमें ये डिफाइन करना है कि फेडरल के साथ साथ यूनिटरी कैसे इंडिया का, वो डिफाइन करना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो हम लोग पूरा हॉलिस्टिक वे में हम लोग फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो दो हमने इंट्रो पहले लिख के लाया है, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। इंडिया यूनियन इज ए यूनिटरी स्टेट, इंडिया का यूनियन यूनिटरी स्टेट है विथ सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। मतलब इंडिया का जो इंडियन यूनियन जो है वो यूनिटरी स्टेट है और उसमें कुछ फेडरल फीचर्स डाले हुए हैं, रेदर देन फेडरल स्टेट विद द सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि फेडरल स्टेट है उसमें आपका सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो है ना यूनिटरी स्टेट है उसके अंदर कुछ फेडरल फीचर्स डाले हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर फेडरल फीचर्स डाले, ना कि फेडरल स्टेट के अंदर यूनिटरी फीचर्स डाले हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब यूनिटरी बाहर वाला है, अंदर वाला फेडरल है। कहने का मतलब ये है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंडिया का जो यूनियन है वो यूनिटरी स्टेट है और उसके अंदर फेडरल फीचर्स जो है ना इनकॉर्पोरेटेड किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा हम देखते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। दो डेफिनेशन हमने दिया आपको, सो दैट कि आप एग्जाम में कोई भी दो में से एक याद कर सकते हो, ठीक है। इट इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू एकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, वन एट द रीजनल लेवल एंड अदर एट द नेशनल लेवल। मतलब ये एक तरह का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, मैकेनिज्म ऑफ पावर डिवाइडेड, ठीक है। पावर ऐसा डिवाइडेड है कि एक कुछ पावर रीजनल लेवल पे है, दैट इज स्टेट, और अदर जो है नेशनल लेवल पे है, दैट इज सेंट्रल। अगर आसान भाषा में समझे तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो रहा। तो हमने आपको बता दिया यूनिटरी में क्या होता है। अगर प्योर यूनिटरी का बात करें तो क्या होगा बताओ, सिंपल सा बात है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर क्या है, डिवाइडेड है। जैसे आपको पता है ना, यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, तो ये लिस्ट जो डिवाइडेड है मतलब क्या है, दोनों का अधिकार क्षेत्र डिवाइड है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। फीचर्स क्या है, अगर आप देखोगे तो फेडरलिज्म का क्या फीचर्स है इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स जो आपसे पूछेगा, व्हाट इज द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप यही लिखो जो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब फेडरल फीचर्स है। उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ पावर है, पावर का डिवीजन तो है ना, शेड्यूल 7 में क्या लिखा हुआ कि पावर का डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड फेडरल फीचर्स ऑफ, पावर डिवाइड हो गया मतलब फेडरल है। उसके साथ साथ क्या, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड कौन है, अगर सबसे बड़ा लॉ कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ लॉ। ठीक है, समझ में आया, आई होप आप समझ पा रहे होगे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा चेंजेस करने वाले हो, स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द ज्वाइंट एक्शन ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर आपको जीएसटी इंप्लीमेंट करना है तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा कहां एस्टैब्लिश होगा, पूरा का पूरा इंडिया में एस्टैब्लिश हो रहा। तो जीएसटी क्या है, टैक्स कलेक्शन है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट तो बना ही रहा है जीएसटी पर एक्ट, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का भी फर्क पड़ेगा, मतलब स्टेट का डोमेन का भी फर्क पड़ेगा। तो ये भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी 4 तरह का होता है, लेकिन एक तरह का ऐसा होता है जब भी ऐसा फीचर्स चेंज कर रहे हो जो आपका बेसिक फीचर्स है। जैसे जीएसटी क्या है, मैं जीएसटी इसलिए कह रहा हूं कि जीएसटी एक्ट जब पास हुआ था तो स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए था। रेटिफिकेशन मतलब हाफ ऑफ द स्टेट जो है ना, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट बोलेगा हाँ जीएसटी करना है। इसका मतलब ये है कि जीएसटी ऐसा फीचर्स है जिससे पूरा का पूरा इंडिया इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। दिस इज द फेडरल फीचर्स ना, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, समझ में आया। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, इसका मतलब क्या है, फेडरल फीचर्स है। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होगा ना, उस इंडिपेंडेंटी का स्टेट भी। अब मान लो स्टेट और सेंट्रल के बीच में क्या होगा, अगर डिस्प्यूट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, तभी तो अच्छा डिसीजन देगा। बाइकैमरलिज्म मतलब 2 लोग, देखो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो कौन होते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये किसका फीचर्स है, फेडरलिज्म का फीचर्स है, डुअल गवर्नमेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ, डुअल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है। तो दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यही लिखना जब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 केस हमको याद रखना है। एक होता है एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। वो क्या बोलता है, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग केशवानंदा भारती केस से समझते आ रहे हैं, उसके बाद हमें यह पता चला है एसआर बोमे केस में कि फेडरलिज्म जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर, आप ऐसे नहीं फेडरलिज्म के प्रोसेस को चेंज कर दोगे, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंजेस करोगे तो वो जो भी एक्ट लाओगे वो नल और वॉइड होगा। एग्जाम्पल, जैसे आपको एनजेक आया था जिसके थ्रू जज का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ था, उसको क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, उसने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होगा, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे हो। सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये क्या है, और अदर्स 1969, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर क्वासी फेडरल देन फेडरल यूनिटरी। इस केस में क्या बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल ज्यादा है देन फेडरल यूनिटरी से, मतलब समझ गए। तो जब भी क्वासी फेडरल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को आप कोट करोगे, इस केस को कोट करोगे तो आपका आंसर अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा आपका आंसर। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आपसे पूछ सकता है। तो एक होता है होल्डिंग टुगेदर, नेक्स्ट है कमिंग टुगेदर, नेक्स्ट है कम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, फिस्कल, क्वासी। एक एक चीज समझेंगे। क्वासी क्या होता है हमने आपको बता दिया, सेंटर हैव मोर पावर देन स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, क्वासी में क्या होगा, सेंटर, क्वासी फेडरलिज्म में क्या है, क्वासी फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मोर पावर है, जो हमने आपको यहां पे बताया था क्वासी फेडरल, जिसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर्स है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। फिस्कल मतलब क्या होता है, फिस्कल मतलब होता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट जो डिवाइड है ना, ये फिस्कल आपको फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फिस्कल क्या बताता है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपिटिटिव का मतलब होता है सेंटर एंड स्टेट कॉम्पिटिटिव टुगेदर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों साथ में कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, अभी आप बीपीएससी का पढ़ रहे हो तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव होगा, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉम्पिटिटिव है। अब वो क्या करते हैं, एक अचीव करते हैं, किस चीज को अचीव करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू क्या हो रहा था, बहुत सारे स्टेट में चल रहा था और स्टेट इसमें कॉम्पिटिटिव कर रहा था। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल जीएसटी, जैसे सेंट्रल और स्टेट वर्क टुगेदर टू अचीव नेशनल गोल, जैसे जीएसटी द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साथ में काम कर रहा है ना। अब देखो ना, जीएसटी के अंदर क्या है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये सब क्या है, फेडरलिज्म का ही तो है टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि सारे स्मॉलर यूनिट जो है ना ज्वाइन टुगेदर हो जाएंगे टू फॉर्म अ लार्ज
इंटाइटी स्टेट, एक लार्ज इंटाइटी स्टेट बना देगा, छोटे छोटे स्टेट मिलके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर। उसमें स्टेट के पास ज़्यादा पावर होता है, ये याद रखना है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है पावर शेयर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट के बीच में पावर शेयर एक बड़ा है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट में पावर डिवाइड है, उसमें सेंटर जो होता है ना, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है। आई होप कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पूछा जाएगा तो आप बहुत इनफली मैंने बता दिया, इतना लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट है। मेरा कोशिश है कि ये स्ट्रक्चर में बताया जाए सो डैट कि आप आंसर राइटिंग जब करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आंसर राइटिंग अभी कैसे करोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं 1-1.5 महीने में, फिर हम लोग आंसर राइटिंग, जब आप किसी भी टेस्ट सीरीज का आंसर राइटिंग दोगे तो आप डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। रिलेटेड प्रोविजन क्या क्या, फेडरलिज्म का प्रोविजन क्या क्या है। सबसे पहला बात, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। छोटे छोटे स्टेट जो है ना वो इंडिया का पार्ट है। ऐसा नहीं है बहुत सारे स्टेट मिलके, बहुत सारा स्टेट जो है ना कंबाइन करके इंडिया बना है, नहीं, इंडिया के अंदर स्टेट को डिवाइड किया गया। इस बात को समझो, बहुत सारे स्टेट बन के मिलके आपको इंडिया नहीं बनाया गया, ये अलग धारणा है, ये गलत है। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट को डिवाइड किया गया सो डैट कि इफेक्टिव गवर्नेंस हो सके। समझ के बात, ऐसा नहीं बहुत सारे स्टेट मिलके इंडिया बना है, इंडिया के अंदर स्टेट को डिवाइड किया गया, दो अलग बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 7th शेड्यूल क्या बोलता है, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये किसका प्रोविजन है, ये सब फेडरलिज्म का प्रोविजन है। फेडरलिज्म का प्रोविजन का मतलब क्या है कि जहां जहां पावर डिवाइड आपको दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप उसको फेडरल फीचर्स में बता दो। टैक्सेशन पावर, सेंटर और स्टेट हैव पावर टू लेवी टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक ऑथोरिटी टैक्स कलेक्शन का, स्टेट गवर्नमेंट का अपना है, ठीक है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन का मतलब होता है कि टेरिटरी डिवाइड है ना, सबका अपना अपना डिवीजन है, ठीक है। हर एक स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिवीजन है, कहाँ किसका ऑथोरिटी है, किसका अपना अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट है आर्टिकल 263, ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है जो आपको कैसे डिवाइड करना है चीजों को, ये बताता है। नेक्स्ट है 280, फाइनेंस कमीशन। सब आप कोट करोगे, सारे आर्टिकल कोट करोगे। फाइनेंस कमीशन क्या है कि फाइनेंस कमीशन जो स्टैब्लिश किया जाता है वो क्या बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम टैक्स को कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये फाइनेंस कमीशन के थ्रू हम लोग को बताया जाता है। आर्टिकल 275 डील किसके साथ करता है, ग्रांट इन एड। जैसे ग्रांट इन एड दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये टैक्स ही तो, ये तो पैसा ही तो दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेता है, नहीं ना रखता है, स्टेट को भी देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फेडरल फीचर्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 270, डील विद द टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आर्टिकल 270 बताता है। जब भी आप आर्टिकल को मेंशन करोगे तो आपका आंसर एक वे में होगा, दूसरे साथ साथ आपका आंसर एक ऑथेंटिक मिलेगा उनको कि आप ऐसा चीज मेंशन कर रहे हो कि आप पढ़ के आए हो। जनरल आंसर सब लिख सकता है, लेकिन जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के केस को मेंशन करोगे, क्वासी जुडिशियल पूछ रहा, आप जब भी कोर्ट सत्यपाल वाला, स्टेट ऑफ पंजाब वाला मेंशन करोगे तो उनको लगेगा कि आपके पास नॉलेज है, ठीक है। आर्टिकल 282 क्या बोलता है, डील विद द सेंट्रल फंड एलोकेशन। सेंट्रल का फंड कैसे एलोकेट होगा वो 282 बताता है। 293 क्या बताता है, रेगुलेट स्टेट बोरोइंग। स्टेट जो बोरो करता है वो कैसे रेगुलेट होगा, ये कौन बताता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। आर्टिकल 368 ये भी तो है। आर्टिकल 368 के अंदर आप देखो कि जब भी हम पूरा का कोई चीज़ ऐसा प्रोविजन ला रहे हैं जिससे इससे स्टेट भी इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज क्या करते हैं, अभी हमने बताया था, हम लोग यूज करते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये भी एक क्या है, फेडरल फीचर्स है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें आर्टिकल 131, सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट टू डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये हमने आपको ऊपर ही बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं है, देखो ये जो रिलेटेड प्रोविजन है दैट इज ऑल्सो द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप ये भी बता सकते हो। और रिलेटेड प्रोविजन जो हम आर्टिकल बता रहे हैं, आर्टिकल रिलेटेड टू, जो भी आर्टिकल्स रिलेटेड है फेडरलिज्म से रिलेटेड, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड आप टॉपिक आएगा तो आप आर्टिकल मेंशन करोगे कि ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके साथ ऊपर के भी कुछ पॉइंट्स मिलोगे। तो मैं आपको इस हॉलिस्टिक वे में बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर सकते हो। अब थोड़ा सा देखते हैं इंडिया के अंदर यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है। यूनिटरी फीचर्स का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कहाँ का है। अभी मैं बताता हूँ, देखो
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है गवर्नर को, अब प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है इनडायरेक्टली रूप से। तो ये क्या दिखाता है कि यूनिटरी पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट कहाँ होता है? स्टेट में होता है, लेकिन उसके जज को कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सेंट्रलाइज इलेक्ट्रल मशीनरी, ये सब एग्जांपल है। देखो आप देखोगे ना, सेंट्रल इलेक्ट्रल मशीनरी का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, स्टेट में भी जो इलेक्शन होता है ना, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट करता है, उसके चेयरमैन को दोज कोई चीज प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, देखो आर्टिकल 352 दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। अब देखो प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है? स्टेट में। लगाता कौन है? लगाता आपको कौन है? आपको लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस बात को समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है। अगर मान लो स्टेट मशीनरी फेल हो गया, अगर मान लो इसमें गवर्नर का रिपोर्ट का जरूरत पड़ता है, गवर्नर का रिपोर्ट नहीं भी जरूरत रहेगा, तब भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि स्टेट मशीनरी फेल हो गया, ठीक है, तो वो क्या लगा देगा? प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, तो इसका क्या मतलब है? उसके पास ज्यादा पावर है। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी स्टेट के अंदर लग सकता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे लग सकता है स्टेट में, तो समझ लो ये सब पावर है। आर्टिकल 248 क्या बोलता है? रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर मतलब होता है ऐसा पावर, जो ऐसा चीज जो भी आपका शेड्यूल 7 में नहीं लिखा हुआ है, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, तब भी वो है, तो उसको कौन एंजॉय करता है? उसको एंजॉय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय करता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 249 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन पास लॉ एन एनी मैटर, ध्यान देना, पार्लियामेंट कैन पास लॉ एन एनी मैटर इन द स्टेट of if the Raj Sabha declared that it is necessary to do so in the national interest। अगर राज्यसभा ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज आप बनाओ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट हो, अगर स्टेट का भी लिस्ट हो, तब भी अगर राज्यसभा ने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप इस पे लॉ बनाओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट। तो अगर राज्यसभा ने डिक्लेयर कर दिया कि इस चीज पे आप ही लॉ बनाओ, पार्लियामेंट को कह दिया राज्यसभा ने, क्योंकि राज्यसभा कौन है? राज्यसभा हेड करते हैं किसको? रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेट को। तो यहां कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट मतलब कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही तो बनाएंगे लॉ को। लॉ एक सिंपल सा बात है, दो बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है, एक आपका नॉन प्राइवेट बिल होते हैं जो मिनिस्टर्स वगैरह लाते हैं। तो मिनिस्टर जो बिल लाते हैं वही तो पास होता है, प्राइवेट बिल पास नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं ना होगा, उनका गवर्नमेंट नहीं है, आ सकता है, लेकिन जो भी बिल है वो पास कौन करता है? पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पास करता है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 254 कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच जो होता है कंकरेंट लिस्ट पे। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकता है लॉ, लेकिन जब भी डिस्प्यूट होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा ना वो ज्यादा वैलिड होगा और स्टेट गवर्नमेंट वाला इनवैलिड हो जाएगा। तो किसके पास पावर ज्यादा है? तो यूनिटरी फीचर्स समझ में आ रहा है। जब भी यूनिटरी फीचर्स पे आपसे पूछेगा तो आप यही सब चीजें लिखोगे, मोर देन सफिशिएंट है। इतना याद कर लेने एग्जाम में, याद ही हो जाए वो काफी है। 4 बार 5 बार पूछो, पढ़ो इसको, क्योंकि मैं एक होलिस्टिक वे में आपको बता रहा हूं कि सो दैट के एग्जाम में सीधा जाके वॉमिटिंग करके आ जाओगे। वॉमिटिंग का मतलब होता है सीधा लिख के आ जाओगे। स्ट्रॉन्ग यूनियन एजुकेटिव, आर्टिकल 256 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हर एक स्टेट को एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, वही चीज वो एंजॉय कर सकता है जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि सेंट्रल के पास पावर है कि वो स्टेट कुछ, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉ पास करता है वो तो स्टेट पे भी इंप्लीमेंट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कंप्लायंस हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि आप उस रूल को फॉलो करो। तो किसके रूल को? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को। तो कौन सा फीचर्स हो गया? यूनिटरी फीचर्स। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना मोर पावर देन स्टेट समटाइम्स, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, स्टेट टूट नहीं सकता है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि ये इंडिया है और इंडिया का जो बिहार है ना वो कह देगा कि हमको इंडिया में नहीं रहना। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर बिहार को बनाया गया है। बिहार ने इंडिया को नहीं बनाया, इंडिया ने बिहार को बनाया है, क्योंकि ये जो स्टेट है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो टूट नहीं सकता है। ये आर्टिकल 3 के अंदर क्या है कि पावर होता है पार्लियामेंट के पास कि वो न्यू स्टेट बना सकता है। जैसे स्टेट को डिवाइड कर सकता है, बाइफर्केट कर सकता है, दो स्टेट
स्टेट को मिला के एक नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। तो किसके पास पावर है, किसके पास पावर है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बार बार कह रहा हूँ, तो ये मान लो कि पार्लियामेंट के बारे में कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट जो है ना किसी भी एरिया को कम ज़्यादा कर सकता है। ये सब क्या फीचर्स है? यूनिटरी फीचर्स है, सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब आप अमेरिका में जाओगे ना, अमेरिका में आप जाओगे तो स्टेट का डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट में भी आपको सिटीजनशिप लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको एक यूएसए का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। नहीं, इंडिया में क्या है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप स्टेट सिटीजन नहीं हो। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं बिहार का सिटीजन हूँ, नहीं, ये गलत है, आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा। आपके लिए एक टास्क जरूर है कि आप जो फीचर्स है ना, फेडरलिज्म फीचर्स बोलो या यूनिटरी फीचर्स बोलो, ये क्या डिफरेंस है इंडिया और यूएस के बीच में, ये जरूर देख लेना। इसको एक चार्ट में बना लेना, फीचर्स ऑफ इंडिया और यूएस के बीच में, और 4-5 पॉइंट अच्छे पॉइंट लिख लेना। दिस में बी अ क्वेश्चन, ठीक है। कुछ खुद से भी करो। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका क्या मतलब होता है? जितने भी आईएएस आईपीएस है ना, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लेती है थ्रू यूपीएससी, लेकिन उनको जो भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट में, वो कहाँ का डिस्ट्रिक्ट होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो समझ लो कि पावर, समझ लो अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीएम होता है ना, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। अब उसका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटिंग के थ्रू होता है। यूपीएससी किसका रिक्रूटिंग एजेंट है? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो समझ लो ये यूनिटरी फीचर्स है ऑल इंडिया सर्विस। क्वासी फेडरल मैंने आपको बताया ऊपर क्या होता है, ठीक है। क्वासी फेडरल में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। इसमें क्वासी फेडरल दोनों चीज़ है, आपको फेडरल फीचर्स भी है, उसके साथ यूनिटरी फीचर्स भी है, लेकिन यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल सिस्टम। इट कंटेन्स मेजर फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनियन, जो आपको मैंने बताया। तो ये एक डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है ना, व्हाट इज क्वासी फेडरल, ऐसा पूछ सकता है। यकीन मानो 7 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो कैसे हम कह सकते हैं, गवर्नर कैन होल्ड सर्टेन स्टेट लॉ फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास कर लिया, तो कुछ लॉ जो है ना वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखता है। अब प्रेसिडेंट जो है किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना, उसके थ्रू होता है। इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन होता है उसमें कौन रोल होता है? पार्लियामेंट का रोल होता है ना। पार्लियामेंट किसका फीचर्स है? पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, सेंट्रली फीचर्स है ना, यूनिटरी फीचर्स में आ गया ना पार्लियामेंट्री फीचर्स, ठीक है। तो समझ लो बात। तो जो भी ऐसा चीज होगा कि जो हाई कोर्ट से रिलेटेड केसेस होगा, अगर मान लो स्टेट कुछ भी ऐसा कर रहा है जिसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड लॉ पास कर रहा है, तो वो नेसेसरी है गवर्नर के पास कि वो आप प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजोगे पहले, साइन से पहले। तो समझ रहे हो बात। ऐसा होता है कि ये सब जो है ना क्वासी का एग्जांपल है। जैसे प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू साइन बिल पास बाय द स्टेट, अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करा कोई बिल और प्रेसिडेंट के पास जा रहा थ्रू गवर्नर, तो वो रिजेक्ट मतलब रिफ्यूज कर सकता है साइन से, ठीक है। अब देखो बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। उनका कहना ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, अगर मान लो हमको नेशनल इमरजेंसी लगाना है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो हम कौन सा फीचर्स यूज कर रहे हैं? यूनिटरी फीचर्स यूज कर रहे हैं। हमको जीएसटी टैक्स पास करना है, ठीक है। अब देखो 1 नेशन 1 इलेक्शन, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन पास होगा तो ये कौन सा फीचर से पास होगा? फेडरल फीचर से पास होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट करना है, तो वहां पर कौन सा फीचर्स यूज हो रहा है? फेडरल फीचर्स यूज हो रहा है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ पास कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, तो वहां पे कौन सा फीचर्स यूज हो रहा है? स्टेट लिस्ट, फेडरलिज्म फीचर्स यूज हो रहा है। तो बी आर अम्बेडकर साहब वही बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों चीज है, यूनिटरी फीचर्स भी है, फेडरल फीचर्स है, और जिस हिसाब से टाइम होता है हम उसको यूज करते हैं, उस हिसाब से शिफ्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्पीकर देखते हैं, स्पीकर भी मेंस का टॉपिक है। The Institute of Speaker originate in India under the provision of Government of India Act 1919 एक्ट के थ्रू हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीकर का जो पोस्ट है ना, वो इसी प्रोविजन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू सामने आया। स्पीकर इज वन हु हेड द लोअर हाउस, लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। स्पीकर किसको हेड करते हैं? स्पीकर हेड करते हैं लोकसभा को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ स्पीकर इज डिफाइन इन आर्टिकल 93 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसका डिसाइड है? आपका स्पीकर का। तो स्पीकर के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होना चाहिए। अब रोल देखते हैं, क्या स्पीकर रोल है, स्पीकर का रोल क्या है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंडिपेंडेंसी ऑफ स्पीकर कैसे है, स्पीकर कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या इशू है स्पीकर के साथ वो भी देखेंगे।
चलो, पहला क्या है, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये रोल है स्पीकर का, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, रिप्रेजेंटिंग द लोकसभा, लोकसभा को कौन रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियस सी बात है स्पीकर करता है। अगर देखो, अगर मनी बिल आ गया तो मनी बिल है कि नहीं, अगर कोई एक बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये किसका डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है स्पीकर का, मतलब वही डिसाइड, उसने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो ये मनी बिल ही है, ठीक है। सेफ गार्ड प्रिविलेज ऑफ मेंबर, मेंबर देखो, अगर मेंबर जो है ना उसके प्रिविलेजेस को कौन सेफ गार्ड देता है, स्पीकर देता है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनका हाउस के अंदर अरेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन देता है, रोल ऑफ स्पीकर है ये, ठीक है। रिजॉल्व डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब ये होता है कि आप लोकसभा ने कुछ पास किया और राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और क्या हो रहा है कि डेडलॉक हो जा रहा है, ठीक है। डेडलॉक का मतलब राज्यसभा पास ही नहीं कर रहा है, किसके लिए, अब राज्यसभा पास करेगा तभी तो जाएगा, किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डेडलॉक हो जा रहा है। तो जो डेडलॉक में जो ज्वाइंट सिटिंग होता है ना, उस ज्वाइंट सिटिंग में कौन बैठता है स्पीकर के कुर्सी पे, क्योंकि वहां पे लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, तो राज्यसभा के भी तो स्पीकर बैठ सकते हैं, नहीं, जो लोकसभा के स्पीकर उनके पास ज्यादा पावर है, वही प्रिसाइड करते हैं उस सीटिंग पे, ठीक है। पावर टू एडजर्न द हाउस, एडजर्न, अगर हाउस को एडजर्न करना है तो ये पावर किसके पास है, स्पीकर के पास है। उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, बिल का जो इंट्रोडक्शन होता है, ये बिल कैसा बिल है, किस नेचर का बिल है, ये कौन बताता है, स्पीकर बताता है। डिसीजन और एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई अगर वायलेट कर रहे हैं, वायलेट मतलब सिंपल सा बात है, उनके पास कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, या फिर वो अगर लोकसभा इलेक्शन जीत गए और वो अपना पार्टी शिफ्ट कर लिए, तो बहुत सारा क्राइटेरिया एंटी डिफेक्शन का। तो डिसीजन, ये एंटी डिफेक्शन आया कि नहीं आया, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ये किसका डिसीजन है, स्पीकर का डिसीजन है, और उनका डिसीजन होगा ना वो फाइनल होगा, ये भी ध्यान पे रख लो, ठीक है। चेयरमैन जो होता है ना पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का, उसको अपॉइंट कौन करते हैं, स्पीकर अपॉइंट करते हैं। हाउस का जो डेकोरम है ना, जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो कौन लेगा, वो लेगा स्पीकर लेगा। कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कर रहा है कि वो हाउस को नहीं चलने दे रहा है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर भिजवा सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। हेड ऑफ सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट का हेड कौन होता है, जितने भी सेक्रेटरिएट के अंदर स्टाफ वगैरह होता है उनका हेड कौन होता है, स्पीकर होते हैं। इनके पास कास्टिंग वोट का पावर होता है। कास्टिंग वोट का पावर मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी चीज़ को पास करने के लिए 100 वोट चाहिए और दोनों के पास 100, मतलब 100 फेवर में भी पड़ा, 100 अगेंस्ट में भी पड़ा, तो स्पीकर एक और वोट पा देंगे, ठीक है। उससे वो किसी में भी दे सकते हैं, फेवर और अगेंस्ट में भी, तो कास्टिंग वोट, एक एक्स्ट्रा वोट देने के इसके पास पावर है। होप कि आपको समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट कैसे स्पीकर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनके पास, कहने का मतलब ये है कि रिमूव कैसे होंगे, रिमूव होने के लिए इनको रेजुलेशन पास करना पड़ेगा लोकसभा में विथ स्पेशल मेजोरिटी। तो आप ऐसे ही स्पीकर को नहीं हटा सकते हो, उनके पास एक पावर है कि रेजुलेशन ही पास करना पड़ेगा लोकसभा में विथ स्पेशल मेजोरिटी, तभी आप वो हटेंगे, ठीक है। हिज सैलरी एंड चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उनका सैलरी जो है ना चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, लेकिन वो वोटेड नहीं होगा, आप वोट देके उनका जो सैलरी कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके सैलरी जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, उस सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, मतलब इसलिए क्योंकि उस पर वोट नहीं दिया जा सकता है। रीएस्टेन और क्रिटिसिज्म, आप उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, मतलब उनके काम को उनके कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। एक ही केस में क्रिटिसाइज किया जा सकता है, जब उनको रिमूव करने का प्रोसीजर चल रहा हो तब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, वैसे आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, स्पीकर ऐसा है स्पीकर वैसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ 7th रैंक है उनका। अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखोगे ना, हर एक का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक से लेके आप देखोगे कौन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सेकेंड नंबर पे है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ है। तो आप देखोगे कि इनका जो प्रेसिडेंस है वो 7वां नंबर पे है, 7वां नंबर पर और कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। तो समझ लो कितना पावरफुल है, 1 से लेके 7 तक 7वां रैंक है इनका, ठीक है। 1 2 3 कौन है ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इशू देखो, डिले, अब क्या क्या इशू है रोल ऑफ स्पीकर में, स्पीकर के साथ साथ क्या इशू है, तो इशू ये है कि वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू किसके, एंटी डिफेक्शन थ्रू में, वो उसमें क्या होता है कि वो बहुत टाइम ले लेते हैं। अभी मान लो क्या होता है कि अगर देखो सिंपल सा बात है, अगर मान लो अपोजिशन है तो वो तुरंत डिसीजन दे देते हैं, लेकिन उनका पार्टी का स्पीकर भी किसी पार्टी के से ही होते हैं ना,
अनलेस अनटिल जिस पोस्ट पे आप बैठ गए वो उस पार्टी से आप अब बिलोंग नहीं कर रहे हैं बैठने के बाद, लेकिन एक मॉरल वैल्यू, सेंस ऑफ मॉरल दिमाग में तो उनका वही पार्टी है ना। तो सिंपल सा बात है, जब उनके पार्टी का होता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ जल्दी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जो आपका स्पीकर है ना वो एंटी डिफेक्शन लगाए कि नहीं। उनके पास पावर है, वो कह देंगे कि हम कमिटी बना के उनके ऊपर ये देख रहे हैं कि चार्जेस सही है कि नहीं है। समझ रहे हो बात? अब देखो नेक्स्ट एक केस है खीतो होलाहन 1992 केस है। एससी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ ए स्पीकर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या है कि स्पीकर अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो एक जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये केस में बोला कि ऐसा नहीं कि स्पीकर मनमाना तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। डिसीजन अवर मनी बिल इज मिसयूज। अब देखो मनी बिल का मिसयूज हो रहा है। अगर किसी भी बिल को ये लोग मनी बिल कह रहे हैं और मनी बिल कह रहे हैं तो मनी बिल का एक पावर है, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है कि ये मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आधार बिल को ना वो लोग क्या बोलते हैं कि मनी रिलेटेड प्रोविजन भी तो होना चाहिए, लेकिन आधार बिल को पास कर दिया गया कि ये मनी बिल है। स्पीकर ने बोल दिया कि मनी बिल है, पास हो गया, ठीक है। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल जाए तो उसको भी बोल दिया था कि मनी बिल है, ठीक है। तो मनी बिल थोड़ा एक प्रोसीजरली जल्दी पास होता है। ये पॉलिटी का पार्ट है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा। आई होप कि आपको पता होगा कि मनी बिल क्यों पावरफुल है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, आप इम्पार्शलिटी आपको दिखाना पड़ेगा। आप पार्शलिटी नहीं करोगे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करोगे, जो आप गवर्नमेंट में उसको नहीं करोगे। क्या हुआ था, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस हुआ था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, स्पीकर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, स्पीकर शुड बी इम्पार्शियल, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट। इम्पार्शियल के साथ साथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए। पावर टू इंटरप्रेट द लोकसभा रूल, लोकसभा रूल को पावर है उनके पास इंटरप्रेट करने का, और वो करते भी हैं। जैसे इट ब्रिंग्स द पार्टिशियन बिहेवियर टुवार्ड्स द रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी की तरफ उनका बिहेवियर होता है। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है ना, स्पीकर के पास जो रूल ऑफ लॉ है, जो आपका लोकसभा का जो रूल ऑफ लॉ है, उसको वो गलत तरीके से यूज करते हैं, और उनका जो भी उनका रिजल्ट होता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होता है, जो भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है। स्पीकर सीन एज अ सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के वॉइस को सप्रेस करते हैं। जैसे वो कोई इशू उठा रहे हैं तो वो एक क्या होता है कि उनके इशू को सप्रेस करता है स्पीकर कि बैठ जाइए, मतलब आप समझ लो कि इस तरह का होता है। तो ये आप लाइन लिख सकते हो, ज़्यादा इसमें डिफाइन क्या ही बताया आपको। अब एक कंक्लूजन लिख सकते हो कि कंक्लूजन आपको मैं पहले से बता देता हूँ कि हमारे हर एक टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिल रहा है। स्पीकर शुड अपहोल्ड न्यूट्रलिटी, इम्पार्शलिटी, फेयरनेस एंड ऑटोनॉमी। तो ये सब स्पीकर के पास होना चाहिए कि वो न्यूट्रल रहे, ठीक है। उसके साथ इम्पार्शियलिटी उनके अंदर होना चाहिए, पार्शियलिटी ना करे, किसी एक के फेवर में ना जाए, फेयरनेस होना चाहिए, ऑटोनॉमी होना चाहिए। उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग में, किस में, डिसीजन मेकिंग में, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, ताकि डिग्निटी जो हाउस का है और डेकोरम जो वो होना चाहिए। याद होगा पिछले साल 151 की कितने ये 70 लोकसभा का बात है, इतने मेंबर को क्या कर दिया गया था कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया गया था। अगर आपको याद होगा तो इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर कर दिया गया था हाउस से, ठीक है, क्योंकि वो हल्ला भी कर रहे थे, लेकिन तब भी निकाल दिया गया था, ठीक है। इस बात को समझो। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ये 32-35 मिनट का लेक्चर हुआ। अब मैंने बताने का भी कोशिश किया अच्छे से। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, आपके मन में भी कोई हम जो टॉपिक करा रहे हैं उसके अलावा भी आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा है कि ये बता देना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सही लोगों तक सही चीज़ पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।